आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जॉयफुल मैथमेटिक्स विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें जॉयफुल मैथमेटिक्स हमारे लिए और बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जॉयफुल मैथमेटिक्स एक प्रकार का आनंदपूर्ण जिसको हम लोग गणित कहते हैं। तो आनंदपूर्ण गणित कैसे हम लोग बच्चों के बीच में लाए, कैसे बच्चों को के बीच में हम लोग उसको दें, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जॉयफुल मैथमेटिक्स जिसको हम लोग आनंदपूर्ण गणित कहते हैं, इस पर चर्चा करें। तो जॉयफुल मैथमेटिक्स आनंदपूर्ण इच्छा, आनंदपूर्ण तरह, इसको हम लोगों को हर प्रकार से गणित को बनाना है, चाहे वो कोई भी माध्यम हो। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर माध्यम का उद्देश्य एक ही होगा, आनंदपूर्ण होना चाहिए। जैसे हम लोग गणित विषय आज के समय में गणित का जो विषय है, गणित विषय जो है वह बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बच्चे इसी महत्वपूर्ण विषय को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, उनमें कमी महसूस हो रही है। वो क्यों? बच्चे जो है गणित विषय से संबंधित उनको आनंद नहीं आ रहा है, उनको पढ़ने में रुचि नहीं हो रही है, वे गणित को बहुत ही प्रभावकारी ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो यह कारण आज पूरे भारत में यह समस्या बना हुआ है। तो हम लोगों को इसको आनंदपूर्ण तरीका से कैसे कक्षा कक्ष में हो या बच्चों के बीच में हो, कैसे बनाएंगे, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जॉयफुल मैथमेटिक्स पहले क्या है, इसको हम लोगों को समझना है। द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जॉयफुल लर्निंग, यानी जॉयफुल लर्निंग जो है का कंसेप्ट और मुख्य बिंदु, ये दो चीज जो है, कंसेप्ट और प्रिंसिपल, जॉयफुल लर्निंग के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जॉयफुल लर्निंग इज द मोड ऑफ लर्निंग इन विच learners are given opportunity to experience emotion of surprise in delightful ways because curiosity in practice, while interacting the meaningful content through a supportive community of classmates, group and teachers. जॉयफुल लर्निंग हम लोग तभी कर सकते हैं जब बच्चों की का एक ग्रुप
और टीचर उस ग्रुप में बच्चों को देखकर, बच्चों के समस्याओं को समझकर और तब अपने विषय को रखें। जैसे बच्चे अगर किसी टॉपिक्स को कहते हैं पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, तो वह टॉपिक को टीचर्स को चाहिए कि कैसे हम उसको जॉयफुल बनाएं, कैसे उसको आनंदपूर्ण बनाएं, बना करके और उसको पार्ट वाइज अलग अलग करके आप तब बच्चों के बीच में अपना रखें। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक का कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को पहले बच्चों के बीच में, जिसको हम बेसिक कंसेप्ट कहते हैं, बेसिक कंसेप्ट को पहले बच्चों के बीच में रखना है। उसके बाद उसके प्रिंसिपल को रखना है। उसके बाद बच्चों की जो मैनिपुलेटिव है उसको हमको सामने लाना है, ला करके और तब बच्चों को बताना है कि आपका जो टॉपिक्स है, आपका जो पॉइंट्स है, आपको जो समझना है, उसके अनुसार हमको अपने विषय वस्तु पर, जैसे मान लीजिए कोई हम एक टॉपिक्स लेते हैं अपर क्लास में, जैसे ट्रिगोनोमेट्री है, तो ट्रिगोनोमेट्री तो जाकर के हायर क्लास में ही मिलता है। जैसे 10th क्लास के पहले ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ना नहीं, बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं ट्रिगोनोमेट्री को, तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने के लिए हमको पहले ट्रिगोनोमेट्री को के कंसेप्ट को क्लियर करना है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री के पहले हम लोग ज्योमेट्री का नाम सुने होंगे, ज्योमेट्री के बिना ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना संभव है। ट्रिगोनोमेट्री के को पढ़ने के लिए हमको बेसिक कंसेप्ट के रूप में ज्योमेट्री को लाना अनिवार्य है। वैसे ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, उस एंगल को हम लोग कितने डिग्री में डिनोट किया जा सकता है, तो यह ज्योमेट्री में मिला। तो ज्योमेट्री में पढ़ने के लिए, ज्योमेट्री पढ़ने के लिए तो हम लोग पहले से बेसिक कंसेप्ट के रूप में आपको ज्योमेट्री मिला, उसी को डेवलप करके और ट्रिगोनोमेट्री का भी किया गया। जैसे ट्रिगोनोमेट्री में ज्योमेट्री का भी प्रयोग है, ट्रायंगल है, जैसे राइट ट्रायंगल का हम लोग यूज ज्योमेट्री में किए हैं कि उसका एक एंगल 90 डिग्री नेसेसरी, तीन एंगल्स में कोई एक एंगल 90 डिग्री नेसेसरी है। तो 90 डिग्री अगर हम कोई एंगल को रखते हैं तो वह ट्रायंगल, कोई एक एंगल को अगर 90 डिग्री रखते हैं तो वह ट्रायंगल राइट एंगल कहलाएगा। तो वह राइट ट्रायंगल का यूज हमको ट्रिगोनोमेट्री में करना है। तो ट्रिगोनोमेट्री में अगर राइट ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल में तीन एंगल होंगे, जिसमें से एक 90 डिग्री होगा, बाकी अन्य दो डिनोट हो सकते हैं, कोई 30 कोई 60 का हो सकता है। और साइड को अगर डिनोट किया जाए, जैसे 3 साइड होते हैं, तो उस 3 साइड में अब हम लोग को जो पहले ज्योमेट्री में यूज किए हैं, तो ज्योमेट्री में यूज किए हैं वहां पर आपका बेस हो गया, हाइट हो गया है, उसके बाद आपका एक बेसिक बेस हो जाएगा, यानी और वही चीज अगर ट्रिगोनोमेट्री में यूज करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस ये 3 साइड, 3 एंगल, ये सब चीज उसमें होते हैं। तो पहले हम लोग को कंसेप्ट बच्चों को ये क्लियर करना पड़ता है कि 3 साइड और 3 एंगल हम ज्योमेट्री से लेंगे, और उसके बाद हम जो ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट है धीरे धीरे बच्चों को बताएं कि ट्रिगोनोमेट्री में स्टार्टिंग होता है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े हैं। पाइथागोरस के लिए उसमें साइड निकालने के लिए दिया जाता है, साइड पहले निकलता है, कोई 2 साइड दिया है तो थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से ले सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। उसके बाद एंगल निकालना है, तो एंगल के लिए
ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जैसे साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक को पढ़े तो पढ़े हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को बताएंगे कि उसका जो कंसेप्ट है वहां से आते हुए और हमको नया कंसेप्ट देना है बच्चों को। तो बच्चों के बीच में देना है तो साइन का कंसेप्ट देंगे, कॉस का कंसेप्ट। अब साइन कॉस तो बच्चे समझते नहीं है कि साइन और कॉस क्या होता है, वो उनको पहले बार वो मिला है, तो हम लोगों को पहली बार मिला है तो साइन SIN जो साइन हम लोग लिखते हैं और थीटा, तो थीटा अल्फा ये सब उनको मिला है पहले पढ़े हुए हैं। तो वहां से हम लोग कंसेप्ट ले करके और बच्चों को बताएंगे और नई चीज को भी उसमें डालेंगे और तब जाकर के उसका जो हमारा पॉइंट्स होगा, हेडिंग्स होगा, उस पर बच्चों के बीच में अपना रखेंगे, रख करके उसको आनंदपूर्ण शिक्षा बनाएंगे, तब जाकर के वो जॉयफुल लर्निंग कहलाएगा। अब जैसे ये कंसेप्ट था, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जॉयफुल लर्निंग। अब जैसे मान लीजिए कि आउटडोर मैथमेटिक्स, आउटडोर मैथमेटिक्स का जैसे आउटडोर मैथमेटिक्स में why is outdoor मैथ इंपॉर्टेंट, मैथ जो है या क्यों आउटडोर महत्वपूर्ण है। तो जैसे एन आउटडोर मैथ एक्टिविटी विच practitioner would use in order to encourage group work is a treasure hunt. Activity such as this enable the children to explore their curiosity, develop the building skills, further enhance their mathematical development and also स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है रितेश जी। enhance their mathematical development and also gives them a great sense of independence. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आउटडोर गेम्स इनडोर गेम्स का नाम सुने हैं, तो उसी तरह मैथमेटिक्स में भी आउटडोर मैथमेटिक्स भी हम लोगों को पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए पहला लाइन में मेरा an outdoor math activity which practitioner could use in order to encourage group working treasure hunt। जैसे आउटडोर मैथ से है वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बिल्डिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो डेवलप करने के दौरान बिल्डिंग जो बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं वह बिल्डिंग्स को पहले हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करने के बाद ही उस बिल्डिंग को बनाते हैं। तो जैसे मेजर जो बिल्डिंग हम लोग करते हैं, तो मेजर करने के लिए हाइट की जरूरत पड़ती है, लेंथ की जरूरत पड़ती है, ब्रेथ की जरूरत पड़ती है। उसके अनुसार हमको उसका स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, उस स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम लोग बिल्डिंग को बनाते हैं। जैसे बच्चों के बीच में आउटडोर मैथमेटिक्स को रखना है, जैसे हम कोई टॉपिक स्टार्ट करें मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन जो स्टार्ट किए हैं उसमें आउटडोर मैथमेटिक्स करते हैं, आउटडोर मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, तो बच्चे उसको आनंदपूर्ण रूप में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मेंसुरेशन हम पढ़ रहे हैं, तो क्रम हमारा तो क्यूबाइड का एग्जांपल हम लोग आउटडोर मैथमेटिक्स में देंगे, तो आउटडोर मैथमेटिक्स में देंगे तो बच्चे ज्यादा उसको रुचिकर पढ़ते हैं बच्चे, तो आपको भी पढ़ाने में आनंद आएगा और बच्चे को भी।
तो जैसे बच्चों को हम एक दे रहे हैं, जैसे बच्चों को हम दे रहे हैं ये गेम्स, क्यूब और क्यूबाइड के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो क्यूबाइड का एग्जाम्पल हम बनाने के को बना रहे हैं, तो जैसे उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीन चीज का एग्जाम्पल देंगे कि जैसे लेंथ अगर मान लीजिए हम 10 cm रख दिए, 10 मीटर रख दिए, ठीक है, और ब्रेथ उसका रख दिए 5 मीटर, हाइट रख दिए उसका 3 मीटर, तो उसका हमको स्ट्रक्चर जो तैयार होगा वो इस ढंग का स्ट्रक्चर तैयार होगा। जैसे मान लीजिए कि हम बनाते हैं और ये बिल्डिंग, तो पहले उसका अगर हम एक्टिविटी के रूप में उसको दे बच्चों को, जैसे एक्टिविटी, इसमें एक बात आई है इस टॉपिक्स में, तो एक्टिविटी अगर बच्चों को करने के लिए देते हैं कि एक आप ऐसा क्यूब बनाइए, एक ऐसा क्यूब बना करके उसमें एक रूम को दर्शाइए जो क्यूबाइड टाइप का, और जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट इतना हो, तो बच्चे उसको समझेंगे कि लेंथ हम कहाँ से लें, ब्रेथ कहाँ से लें, हाइट कहाँ से लें, और रूम को कहाँ रखें उस एक्टिविटी में, यानी कार्डबोर्ड का बनाना है तो उसको कहाँ रखें ताकि हमारा जो रूम हो वो एक तैयार हो, इतने साइज का तैयार हो। और तब बच्चों को हम बताएंगे कि उसका हमको एरिया कैसे निकालना है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालना है, जैसे उसको मेजर करना है पूरा बिल्डिंग का कि मेरा कितना है, कितने स्क्वायर फीट में है, स्क्वायर मीटर में है, स्क्वायर सेंटीमीटर में है, तो बच्चे उसको समझेंगे। यानी उसको आनंदपूर्ण अगर बनाते हैं, तो आनंदपूर्ण बना करके शिक्षा देते हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आनंदपूर्ण शिक्षा अगर उसको बनाते हैं तो बच्चे हर टॉपिक्स को समझेंगे और समझ करके और उसको बनाएंगे। अगला मेरा टॉपिक्स है आउटडोर मैथमेटिक्स। हाउ डू वी टीच मैथ आउटसाइड। जैसे हम पढ़ाते हैं तो कैसे मैथ को आउटसाइड में दर्शा करके और पढ़ाएं। चेक आउट आवर फेवरेट outdoor math activities to enjoy your primary school class. Most of these are entirely adaptable for any year from reception of yours. जैसे चेक आउट आवर फेवरेट आउटडोर, जैसे एक कोई आपका फेवरेट आउटडोर मैथ एक्टिविटी हो, उसको हम लोग को सेलेक्ट करके एंजॉय के रूप में प्राइमरी स्कूल क्लास जैसे 1 to 5 जिसको कहा जाता है उसमें हमको दिखाना है। तो दिखाना है तो सबसे पहले हम बच्चों को जब बताएंगे कि बच्चे आप बताइए कि 1, 2, 3, 4 और 5 कैसे हम उसको लिखते हैं। तो 1 लिखने का भी तरीका होता है। 1 लिखने का तरीका हम लोग जो जानते हैं, तो बच्चे आजकल ज्यादातर 1 जो लिख रहे हैं वो एक लाइन खींच दे रहे हैं, वो 1 हो गया। 2 लिख रहे हैं तो केवल 2 का मार्किंग दे दे रहे हैं, और लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो जब बच्चे को आप बता देंगे कि 1 to 100 जो हम लोग लिख रहे हैं, जैसे 1 to 9 ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो आप 1 to 9 के बाद एक दूसरे का रिपीट करके और अंक बनाते हैं। 1 to 9 ही अंक एक ऐसा अंक है जिसको हम लोग क्या करते हैं कि रिपीट नहीं करते हैं। जैसे 0 to 9 का जो अंक होता है उसको रिपीट उस बीच के में नहीं करते हैं। तो बच्चों को ये बताएंगे कि 0 to 9 जो अंक होता है वो रिपीट नहीं होता है, उसके बाद जितना अंक हम लोग लिखते हैं वो रिपीट होता है। जैसे हम लोग को 10 लिखना है तो 1 और 0 है, 11 लिखना है तो 1 और 1 है, 12 लिखना है तो 1 और 2 है, यानी इसी बीच में जितना अंक हमको मिला है उसको रिपीट करते हुए बाकी सारे अंक को बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चों को पहले अंक का ज्ञान कराकर तब जो है
हम लोग मैथ एक्टिविटी को बता देंगे और उसको आनंदपूर्ण शिक्षा देंगे। जैसे उसको बताएंगे कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, अंक 1 से 100 लिख देंगे बोर्ड पर, और लिखने के बाद अंक जो लिखेंगे 1 से 100 से और 100 तक, 1 से और 100 तक अगर अंक जो लिखते हैं, उस क्रम में हम बच्चों को ये बताएंगे, उस क्रम में बच्चों को बताएंगे कि आपने गिनती तो लिख दिया, अब चलिए सबको गिनती आता है, अब इसमें बताना है कि इसमें ऑड नंबर कितने हैं, इवन नंबर कितने हैं, ठीक है। प्राइमर चलिए इसके बाद हम लोग ये बच्चों को बताएंगे कि ऑड नंबर इसमें आपको ढूंढना है। तो बच्चे ऑड नंबर तो पहले बताए रहेंगे कि ऑड नंबर क्या होता है, कि वैसा नंबर जो 2 डिविजुअल नहीं होता है, कंप्लीट डिविजुअल, वैसा नंबर जो कंप्लीट डिविजुअल 2 से नहीं है उसको ऑड नंबर कहते हैं, वैसा नंबर जो 2 से कंप्लीट डिविजुअल है उसको इवन नंबर कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 2 से हम लोग 3 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसमें 1 जो है वो रिमाइंडर होगा, इसलिए वह 3 जो है वो ऑड नंबर है। 2 से 4 में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर 0 होगा, इसलिए वह इवन नंबर है। तो बच्चे को समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है, और तब बच्चे बताएंगे कि ये 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, यानी उसको बोर्ड पर दिखाएंगे, दिखा करके तब बच्चों को एक एक करके बुलाएंगे और बुला करके पूछेंगे कि वो कौन क्या है, तब जा करके बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा। क्योंकि अगर इंटरेस्ट बच्चों में नहीं जगा, आपके टॉपिक्स में मतलब आनंदपूर्ण पॉइंट्स को नहीं रखा गया, तो बच्चे आसानी से आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे जरूरी बात यह होता है कि हम कैसे अपने टॉपिक्स को, पॉइंट्स को आनंदपूर्ण बनाएं और बना करके शिक्षा अपने बच्चों के बीच में उसको दें। तो जैसे मान लीजिए ये तो आउटडोर मैथमेटिक्स की बात थी, अब इसमें अब इसमें इसी में एक टॉपिक्स आ गया आउटडोर मैथमेटिक्स में, हाउ डू वी टीच मैथ आउटसाइड। पहला पॉइंट है हमारा फाइंड ए मैथ कनेक्शन, फाइंड ए मैथ कनेक्शन। जैसे हम लोग कंप्यूटर के फील्ड में कनेक्शन इंटरनेट का देते हैं, तो ठीक उसी प्रकार बच्चों के बीच में भी मैथ का कनेक्शन देना है। जैसे हम विषय अलग अलग बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग जो उनका सेंस होता है वो उस पर अरेंज हो जाता है। तो हमको मैथ पढ़ाने के लिए बच्चों को पहले कंसेप्ट उसका जो है मैथ का लाना पड़ेगा, उसके सेंस को उसके तरफ लाना होगा, कनेक्शन देना होगा, ताकि वो जुड़ जाए, मैथ से जुड़े, जुड़ेंगे तभी वो पढ़ेंगे, तभी आपकी बात को समझेंगे। दूसरा पॉइंट है प्ले ग्राउंड प्रॉब्लम क्वेश्चन। अब जैसे प्ले ग्राउंड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, जैसे प्ले ग्राउंड प्रॉब्लम क्वेश्चन का मतलब हुआ यहाँ खेलों का मैदान नहीं हुआ। प्ले ग्राउंड प्रॉब्लम क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आप खेल खेलते हैं, तो खेल खेलते हैं तो उसमें बहुत से प्रकार के आइटम्स को देखते हैं, बहुत से प्रकार के आइटम्स को देखते हैं। जैसे हम लोग लूडो छक्का जो खेलते हैं, तो लूडो छक्का में छक्का जो होता है वो आपका एक मैथमेटिक्स का ही अंग है। जैसे मैथमेटिक्स का ही अंग है, कहने का मतलब हुआ वो जो लूडो छक्का होता है वो क्यूब टाइप का होता है। तो बताएंगे बच्चों को कि ये क्यूब है, और जो आप लोग लूडो छक्का जो होता है लूडो में, तो वो आप उसको खेलते हैं, खेल करके तब वो अगर उसको सामने रखते हैं, जैसे सामने रखते हैं क्लासरूम में, छक्का ये है, ये क्यूब है, इसका आपका ये साइड है,
इसको हमको जो निकालना होगा वो निकाल सकते हैं, तो बच्चे उसको आनंदपूर्ण समझेंगे। जैसे और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए सर्किल का हमको एग्जाम्पल देना है तो खेल के रूप में देंगे सर्किल का एग्जाम्पल, तो बच्चे अधिक टेकअप करते हैं। दूसरा है गेट द चॉक आउट। चॉक आउट, गेट द चॉक आउट, यानी हमको जो शिक्षा देना है तो बिना चौक का लिखे, चौक से बिना लिखे बोर्ड पर भी हम लोग बच्चों को गणित को समझा सकते हैं। कैसे समझाएंगे? जैसे मान लीजिए हमको समझाना है कि स्क्वायर, स्क्वायर को बोर्ड पर बनाते हैं, क्या करेंगे कि एक कॉपी लेंगे, कॉपी जो स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, तो एक कॉपी का पेज लेंगे जो स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, तो पेज को दिखाएंगे बोर्ड पर, वहां रख करके, वहां बनाएंगे नहीं, बोर्ड पर रखेंगे पेज को, ये जो दिख रहा है वो आपके चारों साइड इसका इक्वल दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है यानी ये स्क्वायर है ये। और बच्चों को जब बिना चौक आउट का भी अगर शिक्षा देते हैं तो वह शिक्षा कारगर होता है, आनंदपूर्ण होता है। गो ऑन एन एंगल हंट, गो ऑन एन एंगल हंट, जैसे मान लीजिए हम लोग बच्चों को शिक्षा देने का अलग अलग माध्यम ढूंढते हैं कि कैसे हम अपने विषय को रुचिकर बनाएं, कैसे बच्चों को अपने पॉइंट्स को अच्छा ढंग से समझाएं, तो समझाने का अलग अलग तरीका भी होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह बात होता है कि जो हमारा पॉइंट्स है वो उस पॉइंट पर रख कर अपना सेंस को या बच्चे को के एक्टिविटी को तब अगर अपनी बात को रखते हैं तो बच्चे ज्यादा समझेंगे। तो पांचवा है सर्वे। सर्वे भी करना चाहिए कि जो हम बता रहे हैं वो हमारी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। जैसे हम समझाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, एग्जाम्पल देते जा रहे हैं, लेकिन बच्चे उसको टेकअप नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चे जब टेकअप नहीं करेंगे तो आपकी जो शिक्षा है, आपकी जो व्यवस्था है, वो उस समय का उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमको ये जरूरी है कि पहले अपने पॉइंट्स को, पहले अपने विषय को आनंदपूर्ण बनाएं और आनंदपूर्ण बना करके बच्चों के बीच में रखें। छठा है प्लेन एंड रन समर फेड एक्टिविटीज। आपका जो पॉइंट्स होना चाहिए वह पॉइंट्स बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, आपके जो टॉपिक्स होना चाहिए, आपके जो एग्जाम्पल होना चाहिए वो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, वह आपका जो प्लान होना चाहिए वो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, प्लान आपका एकदम सटीक होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए, तब जाकर के बच्चे आज के डेट में समझेंगे। सातवां है फन एंड गेम्स। आप गेम्स के माध्यम से भी बच्चों को समझा सकते हैं, गेम्स के माध्यम से भी बच्चों को समझा सकते हैं। मैथमेटिक्स में अधिक जरूरी है कि बच्चों को इंटरेस्टिंग और उस सेंस को ला करके जिसमें बच्चे समझना चाहते हैं और तब अपनी बात को रखते हैं तो ज्यादा कारगर होता है। इसके बाद है मैथमेटिक्स एंड आर्ट। मैथमेटिक्स एंड आर्ट, हाउ इज मैथ एंड आर्ट रिलेटेड? कैसे कला और मैथ, मैथ भी एक प्रकार का कला ही है। जैसे हम लोग विषय कला का पढ़ते हैं तो मैथ भी एक प्रकार का कला है, ये लैंग्वेज नहीं है, यह एक प्रकार का आर्ट है जिसको सीखने के बाद प्रयोग में लाते हैं। जैसे इनफैक्ट many of the core skills in the art and math are closely related. Both disciplines require a special reasoning skills and the ability to recognize patterns. Artists and mathematicians use geometry in their work, including shapes, symmetry, proportion, and measurement. Art can be analytical. हम अभी पहले भी कुछ इसके विषय में चर्चा किए हैं
कि जैसे जो मैथ है एक प्रकार का कला है, तो कला के रूप में जो हम लोग शेप बनाते हैं अलग अलग प्रकार के, तो शेप्स बनाते हैं वह एक प्रकार का कला ही है। कोई बच्चे शेप्स बनाते हैं तो बहुत ही माने अच्छा लगता है, और कोई बच्चे बनाते हैं जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है। तो उससे वो है शेप्स है वो, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो एक प्रकार का कला है, किसी बच्चों का कला अच्छा होता है, किसी बच्चे का कला खराब होता है। तो बच्चों को ये बताना चाहिए कि जो भी आप शेप बना रहे हैं वह शेप मतलब अट्रैक्टिव हो, जिससे कि उस विषय उस क्वेश्चंस को देखने के बाद पता चल जाए, उस फिगर को देखने के बाद पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको सॉल्व कैसे करें। बच्चे जो बनाते हैं फिगर अलग अलग प्रकार के, उसमें किसी का फिगर होता है जो कि बहुत ही कारगर होता है, और जैसे मान लीजिए हम बना रहे हैं ट्रेंगल, तो ट्रेंगल बनाने के लिए साइज की जरूरत पड़ती है, साइज के अनुसार ट्रेंगल को बनाते हैं। और ट्रेंगल जो बनाते हैं उसमें अलग अलग साइज होता है, तो बच्चे जो बनाते हैं वो अलग अलग साइज के बनाते हैं। लेकिन अब उसमें हम ट्रेंगल का हमको एरिया निकालने के लिए कहा जाए, तो बिना अगर फिगर स्पष्ट है, कला उसका ठीक है, तो उसको बनाने में रुचि अधिक जगेगी। कोई भी शेप अगर ठीक ढंग से बनाया जाए तो सॉल्व करने वाला, सॉल्व बताने वाला, समझाने वाला और समझने वाला सबको आनंदपूर्ण शिक्षा, आनंदपूर्ण के माध्यम से वो बना पाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आर्ट हम बना रहे हैं, तो आर्ट में भी मैथमेटिकल टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। आर्ट बनाते हैं कि आप बनाइए, सेव बनाइए, किला बनाइए, फिगर बनाइए, तो कहीं ना कहीं आर्ट जो हम बनाते हैं वो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को भी उसमें लाता है, और तब जाकर के हम उसको समझाते हैं। उसके बाद है मैथमेटिक्स एंड आर्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन आर्ट? आर्ट में मैथमेटिक्स का क्या रोल है? मैथ कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू एनालाइज art work. Particularly in painting, art theorists have come up the ways of using math to analyze and offer a new level of appreciation of artwork. Math is essential to the inspiration, creation, and appreciation of artwork. Many might think of the math as being very quantitative. जैसे what is the role of mathematics in art? आर्ट में हम अभी बताए हैं कि जो जैसे हम लोग बनाते हैं, कहा जाए कि आप बनाइए एक डस्टर का फिगर बनाइए, डस्टर जो जिससे हम लोग मिटाते हैं ब्लैक बोर्ड को, तो डस्टर का जो हम लोग फिगर बनाते हैं वह भी एक प्रकार का मैथमेटिक्स शेप ही है। तो फिगर बनाएंगे तो पहले उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होगा, वो क्यूबाइड टाइप का होता है, तो क्यूबाइड का फिगर ध्यान में आएगा बच्चों का कि क्यूबाइड का फिगर कैसे बनता है, उसको बनाएंगे। और डस्टर बनाते इस क्रम में ये ध्यान रखते हैं बच्चे कि हम लेंथ ब्रेथ और हाइट जो दे रहे हैं वो कितना का दे रहे हैं, उसमें कलर करना, उसमें साइज को मिलाना, ये एक प्रकार का आर्ट ही होता है। तो बच्चे एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चंस है, हमारे बनाने का जो तरीका है, वह तरीका विषय वाइज संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब है
मैथमेटिक्स एंड गेम्स। मैथमेटिक्स एंड गेम्स। मैथमेटिक्स एक प्रकार का, बहुत से ऐसे मैथमेटिक्स होते हैं जो कि गेम्स के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे देयर आर मेनी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर गेम्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्री, वेक्टर्स, ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स एंड फिजिक्स। Goodman 2011. For example, matrices related to 3D graphics. For example, one of the main mathematical skills required to succeed in playing most games in problem solving. जैसे हम लोग एक ग्रुप में बच्चों को अगर बैठा कर और ज्योमेट्रिकल शेप्स को लाएंगे लैब से, मैथमेटिकल लैब से ज्योमेट्रिकल शेप्स को लाकर के ग्रुपिंग में बच्चों को देंगे, अलग अलग शेप के देंगे। जैसे अभी लैब में जो है, जैसे मान लीजिए कि क्यूब का फिगर है, क्यूबाइड का है, ट्रेंगल का है, स्क्वायर का है, रेक्टेंगल का है, ट्रेपेजियम का, अलग अलग शेप का हम लोग जो लैब में रखे हैं, तो सारे ग्रुप में सभी बच्चों को देंगे, ग्रुप में सभी बच्चों को एक एक देंगे। अब उसमें से एक को खड़ा करेंगे, कहेंगे कि आप जो शेप लिए हैं उसका क्या नाम है, जरा खड़ा होइए। आप जो अपने हाथ में शेप्स को लिए हैं उस शेप्स का क्या नाम है। तो किसी के पास गया है ट्रेंगल, किसी के पास गया है रेक्टेंगल, किसी के पास गया है स्क्वायर, किसी के पास गया है सर्कल, किसी के पास गया है ट्रेपेजियम, किसी के पास गया है क्यूब, किसी के पास गया है क्यूबाइड। तो बच्चे को जब हाथ में कोई चीज मिलता है, अगर उसको ध्यान से देखते हैं, देख करके नाम बताते हैं, तो जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। तो आज बच्चों को जो शिक्षा मैथमेटिक्स ज्यादातर वो शिक्षा थ्योरेटिकल हो रही है मैथमेटिक्स के फील्ड में, और अगर बच्चों को प्रैक्टिकली शिक्षा दी जाए मैथमेटिक्स के फील्ड में, गेमिंग शिक्षा दी जाए जैसे गेम्स के माध्यम से, तो वो ज्यादा कारगर होगा, ज्यादा समझ में उसको आएगा, ज्यादा इंटरेस्टफुल होगा, ज्यादा जॉयफुल होगा। तो हम लोगों को अगर स्टेप्स जो दे रहे हैं बच्चों को, वो स्टेप्स के माध्यम से अगर बच्चों को ये बताएं कि ये आपका शेप्स ट्रेंगल है, ये आपका शेप्स स्क्वायर है, ये आपका शेप्स क्यूब है, तो बच्चे उसको देखेंगे कि क्यूब का ऐसा शेप होता है, ऐसे साइज होते हैं, तो उनकी बात में ज्यादा समझ में आएगी बात, और वो कभी भूलेंगे नहीं कि हमारे हाथ में तो ट्रेंगल आया था, और हाथ में आया था तो बना देंगे। अगर फिगर कहा जाए कॉपी में बनाने के लिए तो बना देंगे, क्योंकि उनके हाथ में वो ट्रेंगल दिया गया था। अब बोर्ड पर अगर ट्रेंगल बनाते हैं तो हाथ में तो आया नहीं उनके, वो तो आंख से देखें। तो आंख से देखी हुई बात और कोई सामान छुई हुई, ये दोनों में अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज को छू करके और या बच्चों के हाथ में दे करके समझाते हैं, वो ज्यादा कारगर होगा, और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाते हैं वो कम कारगर होगा। तो प्रैक्टिकली शिक्षा कहने का मतलब ज्यादा कारगर होता है थ्योरेटिकली शिक्षा से। तो जैसे हम लोग गेम्स के माध्यम से बच्चों को बता रहे हैं, तो गेम्स वही एक प्रकार का गेम्स हो गया। बच्चों को ग्रुप में बैठा करके उनके हाथ में अलग अलग शेप दिए, एक प्रकार का गेम्स हो गया। अब पूछने लगे, पूछे तो बच्चा बताया, एक प्रकार का गेम हुआ। और मान लीजिए कि बच्चों को ग्रुप में खड़ा कर दिए, ग्रुप में खड़ा करके उसको दौड़ने के लिए कहेंगे, दौड़ने के लिए, और बोलेंगे कि सर्कुलर आपका ग्रुप होना चाहिए, सर्कुलर ग्रुप में आपको दौड़ना है। अगर कोई भी सर्कुलर ग्रुप में नहीं दौड़ा तो वो आउट हो जाएगा। तो जैसे बच्चे जो रन करेंगे वो सर्कुलर रन करेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि हमको कहाँ से रन करना है, कैसे रन करना है, ताकि सर्कल बने। सर्कल का मतलब आपका एकदम गोलाकार होना चाहिए।
आपका सर्कल होना चाहिए, बच्चों को आएगा कि सर्कल क्या होता है। और उसके बाद कहेंगे कि आपका ऐसा ग्रुप हो जो रेक्टेंगुलर हो, आपको ऐसे खड़ा होना है ग्रुपिंग को जो रेक्टेंगुलर में हो, जो स्क्वायर में हो। तो बच्चे धीरे धीरे समझेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये गेम के माध्यम से उसको सिखाना हुआ कि स्क्वायर का फिगर कैसे बनता है। तो बच्चे समझेंगे कि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ होता है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ होता है, तो लेंथ ब्रेथ वो हुआ, और उसके बाद बच्चे ज्यादा कारगर करेंगे। इसके बाद उसको बच्चों को बताएंगे कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर क्या होता है। जब बच्चे ये समझ जाएंगे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल ये क्या होता है, तो 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल समझेंगे। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल उसको गेम्स के माध्यम से ही बताएंगे। 2 डायमेंशनल में स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है। उसके बाद बच्चे समझेंगे कि 2 डायमेंशनल आपको शेप बनाना है, आपको 3 डायमेंशनल शेप बनाना है। 3 डायमेंशनल में क्यूब आ गया, क्यूबाइड आ गया, ये 3 डायमेंशनल शेप है। तो वो समझ जाएंगे कि बच्चे हमको कौन सा फिगर बनाना है, कैसे बनाना है। इसके बाद यानी खेल के माध्यम से वो शिक्षा देंगे, मैथमेटिक्स को समझाएंगे। इसके बाद है वर्चुअल मैनिपुलेटिव फॉर मैथ टीचिंग एंड लर्निंग। जैसे used wisely, virtual manipulatives can be an executing excellent additions to your teaching toolkit. Teaching toolkit, they can provide students with opportunities for guided exploration, helping them building a solid understanding of mathematics concept. They can also help students demonstrate and share their learning. जैसे टीचिंग टूल किट होना चाहिए आपके पास मैथमेटिक्स का। जैसे मान लीजिए कि आपको बच्चों को समझाना है लीटर और किलोग्राम। लीटर और किलोग्राम में क्या अंतर है, तो बच्चे समझेंगे कि कब हमको किलोग्राम का यूज करना है, कब हमको लीटर का यूज करना है। जितना भी लिक्विड मटेरियल है, जितना भी लिक्विड मटेरियल है उसको लीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, लीटर में उसको यूज करते हैं। लिक्विड मटेरियल में जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ये सबको हम लोग लीटर में कंसेप्ट करते हैं। उसके बाद है किलोग्राम, तो जितना भी सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल को किलोग्राम में यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि सॉलिड मटेरियल में बहुत सारे चीज आ गए, जैसे शुगर हो गए, साल्ट हो गए। उसके बाद बच्चों को बताएंगे, दिखाएंगे कि ये शुगर है, ये साल्ट है, इसका हम लोग प्रयोग लीटर में नहीं करेंगे। और ये वाटर लाएंगे, मिल्क लाएंगे, बच्चों के सामने रखेंगे कि इसका प्रयोग हम लोग केजी में नहीं करेंगे, इसका हम लोग लीटर में करते हैं। लीटर मेजरमेंट के लिए उसका जो कंसेप्ट होता है उसको दिखाएंगे कि यह लीटर के लिए है, इसको ये 100 ml है, ये 200 ml है, यानी 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो बच्चों को दिखाएंगे प्रैक्टिकली के माध्यम से। अब उसके बाद है जैसे लैब से लाएंगे, वो होता है स्पाइनर्स जो होता है उसको लाएंगे और बच्चों को देंगे, और दे करके कहेंगे कि आपको इसको मेजर करना है। इसको मेजर करना है कि ये जो स्पाइनर्स है वह उसका रेडियस कितना हुआ। उसके बाद उसको हम उसका सर्कमफेरेंस कैसे निकलेगा, ये क्या है, उसमें से एक हटा देंगे तो उसका एरिया कैसे निकलेगा। ठीक है, इसके बाद है डाइस को भी हम क्यूब का एग्जांपल देकर के समझा सकते हैं। मैथ बाइलेंस भी समझा सकते हैं। बेस 10 ब्लॉक्स, कलर टाइल्स, यानी
बोर्ड भी होता है, जैसे प्रैक्टिकली में जैसे बोर्ड हम लोग लाते हैं, वो बोर्ड में जैसे हम बोर्ड पर अभी बता रहे थे कि इवन और नंबर उसी टाइप का वो दिया रहता है, वैसे हम लोग बच्चों को समझा सकते हैं। इसके बाद है फिजिकल मैनिपुलेटिव्स फॉर मैथ टीचिंग एंड लर्निंग। Physical manipulatives for math. Manipulatives can be key in providing effective, active, engaging lessons in the teaching of mathematics. Manipulatives help students learn by allowing them to move from concrete experiences to abstract reasoning. हेडेंस 1986 में, रेजमान 1982 में, रॉस एंड कुर्ज 1993 में इसका हम लोग प्रयोग किए थे। अब जैसे फिजिकल मैनिपुलेटिव्स, जैसे हम लोग शिक्षा मैथ्स का जो देते हैं गेम्स के माध्यम से, पहेली के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के देते हैं। तो जैसे अपने एक्टिविटी को भी फिजिकल एक्टिविटी को दिखाकर भी बच्चों को मैथमेटिक्स समझाया जा सकता है। जैसे फिजिकल एक्टिविटी समझाने का मतलब सेंस कहने का ये हुआ कि जैसे बोर्ड पर हम लोग सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल बनाते हैं तो जैसे बच्चों को कहेंगे कि हमारे फिजिकल एक्टिविटी को आप देखिए और देख करके आपको फिगर को ड्रॉ करना है, और तब उसका हमको जो निकालने के लिए देंगे वो बच्चे निकाल लेंगे। जैसे इशारा करेंगे कि बच्चों को कि आपको ऐसे बनाना है, तो बनाने हैं तो इसका मतलब बच्चा समझेगा कि ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे अगर कर रहे हैं यानी वो सर्कल बनाने के लिए, तो सर्कल बनाने के लिए समझ जाएगा बच्चा, वो सर्कल बना देगा। उसके बाद उसका एरिया, उसका सर्कुफेरेंस जो निकालना होगा। उसके बाद जैसे हम इशारा करेंगे, चौक ले लेंगे, चौक ले करके उसको दिखाएंगे, कहेंगे कि इसका फिगर बनाना है, बच्चा बनाएगा भाई। वो चौक तो होता है, वो आपका सिलिंड्रिकल टाइप का भी होता है, तो वैसा बच्चा फिगर बना सकता है, फिगर बना करके उसका निकाल सकता है। तो ये जो है फिजिकल मैनिपुलेटिव्स में बच्चे बना सकते हैं। मैथमेटिकल लिटरेसी is defined as individual's capacity to formulate, employ and interpret mathematics in a variety of contexts. It includes reasoning mathematically and using mathematical procedures, facts and tools to describe, explain and predict phenomena. मैथमेटिकल लिटरेसी जो है वह इंडिविजुअल, यानी उसको इंडिविजुअल